नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में चर्चा करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जिक्र है कि पुतिन भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं तो यह बताने की बहुत बड़ी जरूरत आपको इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह साल पूरी तरह G20 के लिए ही समर्पित है। G20 के लिए समर्पित साल में यह खबर मायने इसलिए रखती है क्योंकि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस बात के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या G20 मेंबर नहीं है क्या रूस? जी साहब, मेंबर है। तो जब फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन में तो गेस्ट आएंगे ही, लेकिन साहब कुछ लोग इस बात से नाराज ना हो जाएं कि एक गेस्ट के आने पर और गेस्ट ये कहने लग जाएं कि हम नहीं आएंगे क्योंकि आपने उसको बुला लिया। इस परेशानी से निपटने के लिए आज का सेशन जानना जरूरी है कि क्या पुतिन को इंडिया बुला रहा है। आप ऐसे समझिए, आसान भाषा में, आपके कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें बहुत सारे जानकार आपके आने वाले हैं। किसी एक जानने वाले ने आपसे यह कहा कि अगर वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, और आपकी कूटनीति इस चीज में है कि आप सभी विपक्षी लोगों को अपने साथ में एक टेबल पर बुला लें। यानी ये एक तरह से ऐसे हो गया कि शेर और खरगोश, कुत्ता और बिल्ली एक ही साथ एक ही टेबल पर आकर के लंच और डिनर करें। ऐसी स्थिति करने की तरफ भारत अग्रसित हो रहा है क्या? तो साहब जनाब, बात ऐसी है कि भारत की G20 से खुश तो है ऑलरेडी अमेरिका। उसने पूरी तरह समर्थन दे रखा है कि आप बढ़िया से करो, हम आपके साथ हैं, बढ़िया से ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। चर्चा केवल इस बात की है कि क्या पुतिन भारत आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में यह खबर ब्लूमबर्ग में प्रकाशित होती है। खबर इस तरह से प्रकाशित होती है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया। ऐसी बात जब पूछा तो क्रेमलिन का क्या जवाब आया, आज के सेशन में चर्चा उस विषय की है। ब्लूमबर्ग, पुतिन माइट अटेंड G20 समिट इन इंडिया। यह खबर 11 मार्च को आती है। ब्लूमबर्ग, जो कि एक यूएस का प्रमुख समाचार पत्र है, उसने जैसे ही यह खबर बाहर निकाली कि क्या पुतिन इंडिया आएंगे, यह खबर ऑटोमेटिकली दुनिया की सुर्खियों में शुमार हो गई। लोग तरह तरह से कयास लगाने शुरू हुए क्योंकि ब्लूमबर्ग बोल चुका है कि पुतिन G20 आ रहे हैं। तो टास का भी, जो कि रूस का अपना समाचार पत्र है, उसकी भी प्रतिक्रिया आ गई और उन्होंने कह दिया कि क्रेमलिन सेज पुतिन में गो टू G20 समिट इन इंडिया। यानी कि रूस की तरफ से जो भी खबर, जैसे है ना, सरकारी है गैर सरकारी, इससे आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अपन यूक्रेन की खबर में क्रेमलिन द कीव इंडिपेंडेंट की खबर फॉलो करते हैं, ऐसे ही रशिया की तरफ से टास की खबर फॉलो की जाती है। ठीक है ना? तो टास की खबर में यह लिखा गया, क्रेमलिन बोले तो जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस को समझते हैं, ऐसे ही पुतिन के लिए क्रेमलिन हो गया। तो पुतिन की जगह क्रेमलिन यानी कि सरकारी आवास, उसकी तरफ से बयान दिया गया। जैसे पुतिन राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान आया, ऐसे ही क्या बयान आ गया, पुतिन में गो टू G20 समिट इन इंडिया, डू नो डिसीजन मेड येट। हालांकि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। अब यह बात बड़ी खतरनाक है। ब्लूमबर्ग को कैसे पता कि पुतिन आ रहे हैं? इसका मतलब ऑलरेडी कुछ इंडिया में रशियन स्पाइज ऑलरेडी, या तो उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है या फिर आसपास के क्षेत्रों में रशियंस की ट्रैकिंग बढ़ गई है कि किस तरह की तैयारियां की जाएं जब पुतिन आए। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे क्या बात करते हो सर, ऐसा थोड़ी होगा, पुतिन आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सम्मानित लोगों के बीच में अगर पुतिन आ रहे हैं तो बुराई किस बात की है? भाई ये हमको ही थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है कि आप सबको भी दिखाई दे रहा है? हाँ, ब्लर दिखाई दे रहा है। एक मिनट वेट करिए। हाँ भाई, होपफुली अब ठीक हो जाएगा क्योंकि ये जो ब्लर आ रहा था वो ब्लर अब थोड़ा सा ठीक हो रहा होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना था कि हम लोग काफ़ी देर से परेशान चल रहे थे हमारे आउटपुट को लेकर के। तो हमारी टीम ने एक सलाह दे दी कि सर आप एक काम करिए कि आउटपुट के अंदर इंटरनेट कम कंज्यूम करे, वो सुविधा डाल दीजिए। इंटरनेट कम कंज्यूम करने पर हमारी पिक्चर ऐसे आने लग गई जैसे कि आप 2G इंटरनेट पर हमें देख रहे हो। ऐसे थोड़ी हो सकता है 4G के जमाने पर, है ना? तो चलिए बढ़ाते हैं आगे के समय में। थोड़ा बहुत दिक्कत आए भाई साहब, इंटरनेट से संघर्ष लड़ रहे हैं हम। जियो वालों से भी निवेदन है कि भैया हमको इंटरनेट दे दो, दुनिया को हम सूचना
सूचना दे दे, बाकी सबकी मर्जी है। चलो तो आगे बताते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि सर ऐसी भी क्या बात होगी, पुतिन का आना, जब इतने सारे मेहमान आ रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों ने, हालांकि ये गलत कंटेक्स्ट है लेकिन फिर भी अगर आपने एक फिल्म का सीन देखा, फिल्म नहीं एक वेब सीरीज का सीन देखा हो, मिर्जापुर का देखा है। मिर्जापुर के अंदर कालीन भैया जो हैं वो जाकर के एक और व्यापारी से मिलने जाते हैं, कौन सा लाला करके है, उससे मिलने जब जाते हैं तो सीन के अंदर जब कालीन भैया खड़े होते हैं, नहीं जब वो रफीक लाला या कौन सा लाला जब वो खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे गनर खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ से जब कालीन भैया खड़े होते हैं तो उनके पीछे भी बहुत सारे गनर एक साथ खड़े होते हैं। दोनों शुरुआत में प्रिटेंड ये कर रहे होते हैं कि हम तो एक दूसरे से मिलने आए हैं। अगर आप कंटेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मिर्जापुर मोस्ट व्यूड वेब सीरीज है, शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर मीटिंग में भले ही बड़े बड़े लोग आ रहे हो, लेकिन उस मीटिंग में उम्मीद इस बात की जाती है कि इतने बड़े बड़े जब दिग्गज आएंगे तो सब लोग अपनी सिक्योरिटी बड़ी टाइट लाएंगे। सिक्योरिटी टाइट लाएंगे तो दिखने को तो टेबल पर राष्ट्राध्यक्ष ही बैठे हुए दिखेंगे, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के स्थान पर चारों तरफ गजब स्पाई एजेंसीज घूम रही होंगी। यानी अगर ब्लूमबर्ग ये बोलता है कि पुतिन अटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी खुफिया वालों को गली मोहल्लों में घूमते हुए रशियन एजेंट भी दिखाई पड़ गए हैं। यह अंदर की बात है, इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। आप पूछेंगे आहा, जैसे आप ही को सब पता है ना, गजब ज्ञाता आदमी हो रहे हो अखबार पढ़ के। प्रभु मैं तो केवल बांच कर सुना रहा हूं, पुराने अनुभव साझा कर रहा हूं। वर्ष 2014 में जब रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर कब्जा किया गया था तो अमेरिकी वर्चस्व वाले G8 ने रूस को निकाल दिया था। G8 G7 में कन्वर्ट हो गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर G20 की बैठक होनी थी। G8 अलग है और G20 अलग है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक होनी थी। आपको पता है क्या हुआ था? उसमें पुतिन जब गए थे ना, तो पुतिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से वॉरशिप्स ने घेर लिया था। इसका मतलब समझते हैं आप? राष्ट्राध्यक्ष अंदर है और ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ऐसे जहाजों से घिरा हुआ है जो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन के ऊपर आरोप था, क्योंकि उन्हें G8 से G7 में बदला था। ऑस्ट्रेलिया में पुतिन पहुंचे थे, लेकिन साथ में पूरा लवाजमा लेकर पहुंचे थे। ये बिल्कुल आज के जमाने का मिर्जापुर का सीरियल चल रहा है, कुछ वैसा ही अब अपने यहां पर फंक्शन होने जा रहा है। उसमें सभी लोगों को बुलाया जा रहा है जो एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन है कि छोड़ दिया जाए ना तो गुत्थम गुत्थी में खून निकालने एक दूसरे के। ऐसी स्थिति में अब ये लोग इंडिया आएंगे, ये खबर मायने क्यों रखती है? क्योंकि जिन अखबारों के अंदर से हम ये खबर ले रहे हैं वो दुनिया में बहुत मायने रखती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स जब आती हैं तो इनके ऊपर काफी ज्यादा रिपोर्ट्स के ऊपर न्यूज बन जाती हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप इस बात की गहराई को फील कर पा रहे हो कि हां भाई ये बात गहरी तो है। अब अगर पुतिन आएंगे तो साहब इंडिया के अंदर एक कूटनीतिक रूप से इज्जत बढ़ाने का मौका होगा। कैसे? पुतिन की इज्जत तो यूं बढ़ेगी कि तुम दुश्मनों के बीच में जाकर के चले आए। एकदम वही वाली बात, जैसे इन दिनों जो पुष्पा करके मूवी आई थी उसमें नहीं आता, मैं थोड़ा सा क्या ना फिल्मी जगत से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहता हूं, इन चीजों को रिलेट करने के लिए प्रयास करता रहता हूं। उसमें होता है ना कि भाई विलन के काम में, विलन के फंक्शन में कोई पहुंच जाए, दुश्मन पहुंच जाए, दुश्मन के काम में पहुंच जाए तो उससे लगता है यार गजब कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, घर के अंदर आ गया। एग्जैक्टली ऐसे ही पुतिन इंडिया आ जाए और यहां पर सारा वेस्टर्न वर्ल्ड बैठा हो, मैक्सिमम लोग रशिया विरोधी बैठे हो और वहां पुतिन आ जाए तो साहब ये पुतिन की वैल्यू बढ़ाएगा कि पुतिन घबराया नहीं भाई, इज्जत बढ़ेगी पुतिन की खुद के दिमाग में। इंडिया खुश क्यों होगा कि मैंने सबको टेबल पर बिठा दिया, यानी मैं ज्यादा पावरफुल, मैं देखो सबको टेबल पर राउंड द क्लॉक टेबल पर बिठा दिया। इसलिए इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मुद्दा ये है कि सब लोग इसे कैश करने में झुले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो और पार्टीज हैं, यानी अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू जो देश हैं, वो क्या चाहेंगे? इंडिया में किसी भी तरह से पुतिन ना आए। बस इसी रस्साकसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ मेरे मित्र साथी ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, क्या G20 क्या कुछ है। तो आज सेशन को थोड़ा डिटेल से जान लो। कहानी तो यहीं तक थी, अब डिटेल में कहानी आपको पता चलेगी। चलो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मोदी जी जिस घंटे को लेकर खड़े हुए हैं ना कि भाई साहब मैंने पदक जीत लिया है, बिल्कुल ओलंपिक वाली जो फीलिंग ले रहे हैं, वो असल में जोको विडोडो जो कि
इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे G20 की प्रेसिडेंसी लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि भारत को इंडोनेशिया से 1 साल के आगे, देखो क्या है, G20 20 देशों का संगठन है, जिनको नहीं पता जान लो। इनमें असल में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में से स्पेन एक परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल होता है। असल में उनकी बैठक जो है वो प्रेसिडेंट्स के यहां होती है। प्रेसिडेंट हर साल बदलते हैं। लास्ट ईयर इंडोनेशिया एज ए कंट्री प्रेसिडेंट था, आज इंडिया प्रेसिडेंट है पूरे 1 साल के लिए, अगले साल के लिए ब्राजील हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इंडिया को यह मौका दिसंबर 2022 में मिला तो इंडिया तब से ही सबको अपने यहां फंक्शन में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। एक किटी पार्टी है पैसे वाले लोगों की, ऐसे लोग जो 85% जीडीपी पर कंट्रोल करते हैं दुनिया की, उनकी किटी पार्टी होनी है अलग अलग देशों में। ये ऐसे है कि हर देश अपनी चीजें दिखाता है, देखो हमारे यहां ये भी है, देखो हमारे यहां ये भी है। जैसे इंडिया दिखाएगा लोगों को कि देखो हमारे यहां पर इस देश, इस क्षेत्र की ये खासियत है, इस क्षेत्र की ये खासियत है, कुछ वैसा हमारे यहां होगा। ऐसी स्थिति में इंडोनेशिया में जब हुआ तो हमने उनकी चीजें देखी। तो ये एक प्रकार से ना, मतलब ये पैसे वाले लोगों की, ताकतवर लोगों की गेट टुगेदर पार्टी सी है। इस पार्टी को हर साल आयोजित होना होता है और इस हर साल आयोजन में लोग अपने मान मनोबल करवाते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया को प्रेसिडेंसी जब मिली तो सवाल खड़े होने लग गए। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रेसिडेंसी मिली उस समय रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है ये अपनी चरम पर था, क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट फरवरी 2022 से चल रहा है। दिसंबर 2022 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली तो लोगों को लगा इंडिया और पुतिन तो एक बहुत अच्छे मित्र राष्ट्र हैं। भारत और रूस की जो मित्रता है ये तो सदियों पुरानी है। ऐसी स्थिति में मतलब दशकों पुरानी है, दशकों पुरानी जो ये मित्रता है, इस मित्रता में क्या पुतिन इंडिया पहुंचेंगे? तो इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। तो खबरों को हमने इस प्रकार से आपके सामने आज के प्रमुख अखबारों से निकाला है। प्रमुख अखबारों में कहां से पहुंची वो जानकारी मैंने आपको दे दी, ब्लूमबर्ग से और टास से। उन्हीं को इन्होंने काट काट कर सबने लगाया है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं ना, मेरी खबर का असली ओरिजिन कहां है? ब्लूमबर्ग और टास। इन सब न्यूज वालों ने भी वहीं से खबरें काट के हेडिंग बना दी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लाइकली टू अटेंड G20 समिट इन इंडिया, वहीं से खबर है ये। विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लाइकली टू अटेंड G20 समिट इन दिल्ली, उसके ऊपर डिटेल। सारे अखबार जो हैं वो इस चीज से छप गए कि पुतिन आ रहे हैं। ठीक है, अब जब ये खबर बनती है तो लोगों के मन में सवाल आया, इनका क्या होगा? बोले ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्हें एक बार इस कॉमेडियन आदमी ने सूचना दे दी थी कि पोलैंड पर रूस ने मिसाइल चला दी है। यानी ये वो लोग हैं जो G20 की समिट जब बाली में इंडोनेशिया में हो रही थी 2022 में, उन्हें सुबह सुबह खबर ये मिली कि पोलैंड जो कि एक नाटो देश है उस पर रूस ने दागी मिसाइल। भाई साहब सुबह ये लोग कच्छा लेकर पहन करके होटल में एक साथ इकट्ठे हो गए, अपने ऋषि भैया अगली स्ट्रेटेजी समझाने लग गए। मैक्रोन कह रहे शाबाश, ये कह रहे मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं स्पेन का आदमी हूं तो क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझाओ। इधर से साहब ये बैठकर जर्मनी वाले बाइडेन कह रहे, ओ माय गॉड, ये इस उम्र में ये लड़का क्या बता रहा है। तो ऋषि भैया इन्हें प्लानिंग दे रहे थे। किस समय? जब इस आदमी ने सूचना दी कि सर जी सुनो। बोले हाँ क्या हो गया? बोले अपने नाटो देश पोलैंड पर मिसाइल चला दी। ये बेचारे एकदम तल मिला गए कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो गया क्या? बोले हाँ, लेकिन तुरंत यह सूचना क्लियर हुई कि इस नौटंकीबाज ने, ये जो आदमी है, ये खुद ही मिसाइल चला दिया था पोलैंड के ऊपर, और मिसाइल जो थी वो बनी हुई मेड इन रशिया थी। इससे क्या हुआ? दुनिया में ये सेंटीमेंट जाए कि देखो रूस जो है वो कितना गंदा है, ताकि दुनिया को ये मैसेज G20 के मंच से जाए कि G20 ने खुद ने देख लिया कि रूस नाटो से सीधा भिड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे सेंटीमेंट का फायदा उठाने के लिए इस कलाकार ने 2022 में जब मीटिंग हो रही थी खुद से पोलैंड पर मिसाइल दाग के और बोल दिया कि देखो ये तो रशिया ने चलाई है। वो तो भला हो, ये समझदार लोग आपस में बैठे और कहने लगे कि यार कॉमेडियन ये है, पुतिन नहीं है। पुतिन कहकर करेगा अगर करेगा तो, और वो कहेगा पोलैंड पर डायरेक्ट मिसाइल चलाने वाला वो आदमी तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जब जांच बैठी तो पोलैंड खुद निकलकर सामने आया कि ये रशिया ने नहीं चलाई साहब, कहीं पता चले इस चक्कर में तुम लोग भिड़ जाओ और पोलैंड खत्म हो जाए। ऐसी सिंपल साहब, ये रशिया ने नहीं चलाई, ये इस कॉमेडियन आदमी ने, ये रियल से पेशेवर रूप से कॉमेडियन था पहले, है ना। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी ये मीटिंग फिर से दिन नजदीक आ रहे हैं, समय तो खटाखट कट रहा है, अभी भी कंफ्लिक्ट
स्क्रिप्ट चल रहा है, पता चले कि फिर ये कॉमेडियन प्राणी कुछ ऐसा काम कर दे, उस समय दिखा दे, देखो सर ये हो गया, और फिर सब आपस में भिड़ मरे, इस चीज से बचाने का काम चलेगा। तो ये स्थिति बहुत देखने वाली होगी, क्योंकि G20 के दिन में जब दिसंबर 2023 में सब मिलेंगे, उस समय तक पता नहीं स्थितियां कहां से कहां होंगी। कुल मिलाकर बात यह है, रशिया एंड द वेस्ट आर बैटलिंग टू गेट चाइना एंड इंडिया टू टेक देयर साइड्स इन द यूक्रेन वॉर, क्योंकि हर कोई जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यही चाहते हैं कि इंडिया और चाइना बस हमारे पक्ष में हो जाएं, हम कहानी जीत जाएंगे। चाहे शुरुआत के युद्ध में ही रशिया चाहता हो कि हमारी तरफ ये दोनों आ जाएं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब बात यह है, सारी बातें इंडिया पर टिकी हैं, और इंडिया पर बातें टिकी हैं तो सारी बातें पुतिन के शुरू होती हैं। और जब पुतिन आपकी चर्चा में हो तो पुतिन के बारे में जानना और भारत के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं यह जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने एक बुक आपको रिकमेंड की है, कमेंट बॉक्स में पिन करके। ऑडियो प्लेटफॉर्म है एक कुकू FM, जहां पर आप किताबें पढ़ते नहीं अपितु सुनते हैं, जिसमें बेहतरीन चैप्टर पुतिन के ऊपर दिए हुए हैं कि एक जासूस कैसे राष्ट्रपति बना, जिसकी इतनी भौकाली हो, जब वो जाए तो वो सारी जानकारियां पहले ही प्राप्त कर ले, उसका भारत के प्रधानमंत्री से क्या संबंध है, वो किस तरह से अपनी पावर को अब तक बरकरार रखा हुआ है, और वो प्रेसिडेंट बनकर कैसी जिंदगी जीता है। ये सारी बातें इस किताब के अंदर चैप्टर दर चैप्टर दी हुई हैं। ये किताब आपको सुनने के लिए उपलब्ध है, इसके समरी नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये ऑडियो प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए कुकू FM, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां पर 10,000 बेस्ट सेलर्स जैसी किताबें अवेलेबल हैं ऑडियो बुक के रूप में। आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर इन्हें सुन सकते हैं। इंडिया की जितनी भी टॉप सेलिंग बुक्स हैं उनका ऑडियो वर्जन यहां पर उपलब्ध है, तो आप जाएं, बढ़िया से इन किताबों को सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्या यह पेड प्लेटफॉर्म है? जी हां, यह पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन कीमत बहुत ही कम। कीमत कितनी कम? तो आप ऐसे समझिए कि आप शायद ₹1.5 प्रतिदिन में 1 महीने के लिए पहले ही महीने सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेते हैं। और तो और फीचर्स में ड्राइव मोड फीचर भी है, नोट्स फीचर भी है, और स्लीप टाइमर फीचर भी है। जैसे आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आपने ट्रैफिक के अंदर इसको यूज कर लिया, FM की जगह कुफू FM चला लिया, कोई एडवर्टाइज नहीं, सीधा ज्ञान की प्राप्ति हुई, काम चलता चला गया, जो अक्सर मैं करता हूं। रात को आप कभी बैठ करके ऐसे ही लेट रहे हैं, आपने टाइमर मोड लगा दिया कि ऑटोमेटिक किताब बंद हो जाए, मैं ज्ञान प्राप्त करते करते निद्रा में जाना चाहता हूं, ताकि आप फिर एकदम इंटरनेशनल हो जाएं। ये फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। करना क्या होगा, लिंक जो कमेंट बॉक्स में दिया है यहां से जाकर कुकू FM पर पहुंचिए, जिसको ऑलरेडी 2.5 मिलियन लोग सुन रहे हैं। आप वहां पहुंचे, पहले मंथ के लिए अंकित 50 रेफरल कोड यूज करें, जिसकी वजह से आपको 99 रुपीज का जो मासिक सब्सक्रिप्शन है वो पहले महीने 49 रुपीज का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये ऑफर पहले महीने ही वैलिड है, आप इस फीचर का लाभ ले सकते हैं। तो अब हम इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कहानी को G20 के इतिहास से शुरू करते हैं। G20 है क्या? एक ऐसा संगठन जो कि बना इसलिए था कि दुनिया के देश आपस में बैठकर टेबल पर बतियाएं तो सही कि संकट क्या है। शुरुआत कब हुई? देखिए, दुनिया में सब लोग एक साथ इकट्ठे तभी होते हैं जब संकट आता है। जैसे श्रीलंका जब बर्बाद होने लगा तो श्रीलंका के अपोजिशन के लीडर और पोजीशन के लीडर सब एक साथ आ गए। पाकिस्तान जब बर्बादियों पर है तो सब लोग सोच रहे हैं कि हम सब एक होकर के अब देश को बचा लें। ऐसे दुनिया एक बार 2008 में रिसेशन की गोद में चली गई थी, यानी मंदी के दौर में चली गई थी। उस समय इन दुनिया के पैसे वाले देशों को, वो पैसे वाले देश जिनके पास दुनिया की 85% GDP का कंट्रोल है, जो देश जिनके पास दुनिया का 75% ट्रेड कंट्रोल होता है, वो देश जिनके पास दुनिया की 66% पॉपुलेशन रहती है, इन लोगों ने सोचा कि भाई सुनो, अब दौर आ गया है, सब लोग मिल बैठकर टेबल पर आते हैं और चर्चा करते हैं कैसे निपटे इस परेशानी से। तो इस परेशानी से निपटने के लिए G20 की देशों की लीडर्स की समिट होना शुरू हुई। 2008 के बाद राष्ट्राध्यक्ष मिलने शुरू हुए। इन राष्ट्राध्यक्षों का मिलना हर साल तय होने लगा। जिन देशों में यह होने लगा आयोजन, वो देश अपने लेवल पर लोगों को इनवाइट करने लगे, एक्स्ट्रा गेस्ट बुलाने लगे। जैसे इंडिया ने इस बार बुलाया है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को कि आप सब लोग आइए और यहां पर देखिए कि कैसे अमीर लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि जब कोई फंक्शन आपके यहां हो, बड़े बड़े लोग आ रहे हो, तो कुछ अपने लोगों को भी तो इन्वाइट किया जाता है कि आना भाई, अपने यहां पर आज फंक्शन में फलाना सिंह आ रहा है। तो वो जो ट्रेलर काटने वाली चीज है, इंडिया ने अपने दोस्तों को बुलाकर कही है कि आओ आपको भी दिखाते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज को बुलाया जाता है, जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, इन जैसे लोगों को बुलाया जाता है। ये वो लोग हैं, इनको क्यों बुलाया जाता है जब पैसे वाले लोग आ रहे हैं? तो
भाई ये लोग इसलिए आते हैं, जैसे आपके कोई काम चल रहा हो तो उस काम के अंदर जैसे ना बैंक वाले भी आएंगे, इंश्योरेंस वाले भी आएंगे, कुछ भविष्य में सप्लायर भी आएंगे। आप लोग जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एसोसिएशंस के क्लब होते हैं, आईएएस क्लब, आरएएस क्लब। इन क्लब्स में बहुत सारे आउटसाइडर्स आते हैं कि इनसे अगर रिलेशन बन गए तो काम बढ़िया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये वाली बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं, जब बड़े बड़े देश आएंगे तो हम बैठकर इनसे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से G20 में भारत ने भी इन सबको इन्विटेशन भेज दिया है। कुल जमा बात यह है कि यह बहुत बड़ा काम है जो होने जा रहा है। इस बार इंडिया में होगा, अगले साल ब्राजील में होगा। डेवलपिंग देशों में यह काम हो रहा है, मैक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, लगभग हर 2-4 साल में किसी डेवलपिंग देश का नंबर आ जाता है इस बैठक को अपनी तरफ से आयोजित करने में। इसलिए हम जैसे देशों के लिए यह काफी बड़ी बात कंसीडर की जाती है। लेकिन भारत के लिए यह इस समय मुसीबत इसलिए बन गई क्योंकि यह दौर इस समय पूरी दुनिया के द्वारा पुतिन को आइसोलेट करने में काम लिया जा रहा है। तो सवाल यह होगा कि क्या भारत की डिप्लोमेसी पुतिन को आइसोलेट करने में अमेरिका की मदद करेगी या फिर दोनों को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब होगी। तभी तो लोगों के द्वारा इन कयासों के दौर में बाली की वो बात याद आ जाती है जब पुतिन ने वहां आने से इनकार कर दिया था। इंडोनेशिया के अंदर जब लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी तो पुतिन नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि को भेज दिया कि मेरे आने से अगर किसी को दिक्कत है तो मैं नहीं, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन भारत में इनका आना अपेक्षित इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया और इंडिया की तुलना में अगर तुलना की जाए तो इंडिया पुतिन के काफी करीब है। ऐसी स्थिति में पुतिन अगर इंडिया आ जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रियाएं क्या भारत को बहुत गंभीर देखनी पड़ जाएंगी। यही कारण है कि लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में कैसे जीतता है। ठीक है, सारी बातों का कुल जमा इतना ही है। बाकी आज की ताजा खबर निकलकर यह आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन पर हुआ उसके अंदर जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट देने की कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। आज की यह खबर इसलिए मायने रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक रशिया को एक वॉर क्रिमिनल अनाउंस कर दिया जाए, पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल अनाउंस कर दिया जाए और पश्चिमी देश भारत पर इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर दे कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल किसी कार्यक्रम में कैसे आ सकता है जो कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में कहीं भारत पर यह जोर ना डलवा दिया जाए कि इस क्रिमिनल को अरेस्ट करवाइए, तो वो एक अपने आप में बहुत ही बिगाड़ने वाला सा माहौल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, चोर पुलिस का सा खेल हो जाएगा। पुलिस की पार्टी में चोर आमंत्रित हुए और पुलिस से कहा जा रहा है कि चलो इसको गिरफ्तार करो, कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, खैर एनीवे, अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सब जब ऑलरेडी G8 जैसे मीटिंग से रशिया को निकाला गया था तो क्या G20 से नहीं निकाला जा सकता क्या? तो एक बार बाइडेन से यह सवाल पूछा गया था कि क्या G20 से पुतिन को बाहर नहीं किया जा सकता, क्या G20 G19 में कन्वर्ट नहीं हो सकता? बाइडेन ने कहा इस पर कोई भी नियम बना हुआ नहीं है क्योंकि G20 असल में कोई भी सरकारी संगठन नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल संगठन भी नहीं है। भाई यहां पर हर देश को प्रेसिडेंसी मिल रही है, वो प्रेसिडेंट कैसे इसको डील करता है? बाइडेन ने अपनी तरफ से इच्छा में यही बताया कि मैं तो चाहता हूं लेकिन प्रेसिडेंट और बाकी देश भी चाहें तो यह काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब फिलहाल के लिए रशिया को निकालने की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती हुई अमेरिका की दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब बाइडेन ने फरवरी में यह बयान दिया कि हम तो चाहते हैं तो चाइना बोल पड़ा हम नहीं चाहते। इसका मतलब जब चाइना इंडिया जैसे देश उसको बाहर निकालना नहीं चाहते तो फिर पुतिन को यहां से निकाल पाना फिलहाल के लिए इनके लिए G8 जितना तो आसान नहीं है कि निकाल दिए और काम कर दिए। तो इसका मतलब यह है G8 से निकलने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया पुतिन पहुंचे थे पूरे तामझाम के साथ, तो क्या इस बार भी इंडिया में वो पूरे तामझाम के साथ आएंगे? और अगर ऐसा होगा तो जैसे ऑस्ट्रेलियन पीएम चमक गए थे कि भाई हमारे यहां आए हो तो इतना असलाह लेकर क्यों आए हो, तो क्या इंडिया भी इस बात से चमक जाएगा कि क्या आपको हमारी सुरक्षा पर विश्वास नहीं है जो आपने इतना सारा सब सिस्टम तामझाम भेज दिया और तब आप यहां आए? ये सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो इस पूरे साल में होने वाली हैं। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं और इस कॉमेडियन का रिएक्शन भी देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही है, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की इच्छा हमारी एनी टाइम बनी हुई है। लेकिन एक प्रतिक्रिया आजकल थोड़ी कम मिल रही है और वो क्या है, हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है वो थोड़ा कम दबा रहे हैं आप। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो तो उसको ना दबाएं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता। उससे फायदा हमें यह होता है कि आपको जब भी हम नया सेशन लेके आते हैं तो तुरंत सूचना पहुंचाने में हमें काबिलियत मिलती है। ठीक है, यूक्रेन तो चाहता यही है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इस बीच में अगर यह कारनामा हो जाता है तो देखने दिखाने लायक चीजें होंगी कि पुतिन अगर इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो सारी बातें आपके साथ में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस की हुई
हुई हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएं, सुने, बढ़िया से अपना रिएक्शन बनाएं और हमें बताएं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का तैयार हो चुका है, नाम है उसका RNA बाय अंकित अवस्थी, जिसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ दी जा रही हैं। पेड कोर्सेज के माध्यम से आप उनका लाभ ले सकते हैं मात्र 1999 के अंदर। आपको जो क्लासेस 1 मार्च से निकली हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। नए बैचेस की सूचना जल्दी ही आपके साथ जारी कर दी जाएगी। अगर आप फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए मन बना सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में यदि आप चाहते हैं GS फाउंडेशन पूरी तरह से UPSC फाउंडेशन लेवल की तैयारी करना, तो आपका स्वागत है एक बेहतरीन बैच के अंदर, जहां पर सभी क्लासेस हमारे द्वारा ली जा रही हैं। आपका अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।